आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल्यूलोज सेल वॉल के बारे में। अब एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो इसका मतलब हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं इस वक्त? हम अभी बैक्टीरिया या किसी और चीज़ की भी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ जिस सेल वॉल की बात कर रहे हैं वो है एक पॉलीसेक्राइड सेल्यूलोज की सेल वॉल। ठीक है, जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब जैसे कि मैंने अभी मेंशन की है बात कि हमारे पास जो प्लांट सेल की सेल वॉल है, जो भी हमारे पास प्लांट सेल है, लेट्स से हमने एक प्लांट सेल बनाया हुआ है यहाँ पे, इसकी जो सेल वॉल है, लेट्स से हम इस पूरी टर्म को हमने इनलार्ज करके बनाया हुआ है। ये मेरे पूरा पार्ट मेरे पास सेल वॉल है। ये मेरे पास बनी होती है पॉलीसेक्राइड सेल्यूलोज से। ठीक है। अब ये डायरेक्टली जो सेल्यूलोज है अपनी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये पॉलीसेक्राइड सेल्यूलोज किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फिर? ये एग्जिस्ट करता है सेल्यूलोज फाइबर्स की फॉर्म में। मतलब अगर मैं यहाँ से आपसे ये पूछूं ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप मुझे बोलोगे यहाँ पे क्या है? सेल्यूलोज फाइबर्स। अब ये सेल्यूलोज फाइबर्स बनते किस चीज से? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तो हमें समझना है बिल्कुल बेस से। जैसे हमने अभी बात करी, हमने क्या बोला? पॉलीसेक्राइड, इजंट इट? हमने जो टर्म मेंशन करी अभी वो है कि पॉलीसेक्राइड, यानी कि हम एक शुगर की बात कर रहे हैं। तो हम ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ग्लूकोज होती है सबसे पहले। हम मल्टीपल ग्लूकोज से हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स। सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास बहुत सारी ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं? हमारे पास सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर वो बहुत सारे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे? सेल्यूलोज फाइबर्स, जो कि आपको यहाँ दिख भी रहे हैं, सेल्यूलोज फाइबर्स। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ग्लूकोज होंगे जिनको मैं अरेंज करूंगा एक पर्टिकुलर पैटर्न में, तो मेरे पास क्या आएंगे? सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स आएंगे। और फिर मैं सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स को अरेंज करूंगा तो मेरे पास क्या आएंगे? सेल्यूलोज फाइबर्स। तो हमें पता चल गया भाई, ये जो सेल वॉल है, ये पॉलीसेक्राइड हमारे पास सेल्यूलोज से बनती है, जो कि सेल्यूलोज फाइबर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और वो सेल्यूलोज फाइबर्स किससे बनते हैं? हमारे पास सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स से। और सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स किससे बन रहे होंगे? हमारे पास ग्लूकोज से। मतलब इनका बेस जो है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ये सब मिलके बन रहा है हमारे पास सेल वॉल। ये बात समझ आती है। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से इस पार्ट को, पर्टिकुलरली लेट से सिर्फ इस पार्ट को, मैं बहुत ही कोई जूम इन करके इमेज देखूंगा, इसकी जूम्ड इन इमेज देखूंगा, तो मुझे ये कुछ इस फॉर्म में नजर आएंगे। लेट से इसको थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, हाँ। तो मुझे कुछ इस फॉर्म में नजर आएंगे। अब आपका सवाल होगा, सर इस तरह से नजर आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से नजर आएंगे। और हमें ये पता होगा कि हमें जो सिलेबस के लिए भी जानना जरूरी है वो ये है कि इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मैनर। ठीक है। अभी क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर हमारे पास सेल्यूलर फाइबर्स अरेंज होते हैं जब इनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से बहुत जूम इन करके देखें। और इनके बीच में ये वाले रीजन्स जो होते हैं, ये रीजन है, ये रीजन है, ये हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास ये पोर्स होता है। ठीक है। हमारे पास पोर्स हैं, सेलुलस फाइबर्स अरेंज हुए हुए हैं। सेलुलस फाइबर्स बनते किससे हैं? सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज से सेलुलस मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन सेलुलस मॉलिक्यूल्स से हमारे पास सेलुलस फाइबर्स बनता है। इनकी एक प्रॉपर्टी है, वो ये सेलुलस फाइबर्स की, इनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये आसानी से टूटते नहीं हैं। ठीक है। ये स्ट्रेच वगैरह थोड़े बहुत हो जाते हैं, बट ये टूटते नहीं है, बहुत टाइटली आपके सेल को पकड़ के रखते हैं। ठीक है। तो हमने अभी तक जो बात करी, हम जरा वो थोड़ी सी लिख लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो प्लांट सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल, वो क्या होती है? एक वो किससे बनती है हमारे पास? पॉलीसेक्राइड सेल्यूलोज से। ठीक है। हमने दूसरी बात क्या बोली कि सेल्यूलोज एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं? सेल्यूलोज फाइबर्स की। सेल्यूलोज एग्जिस्ट एज सेल्यूलोज फाइबर्स। ठीक है। इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हम ये बात मेंशन कर चुके हैं। और क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर अरेंज होते हैं। अब इसका क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होने का रीजन क्या है?
इनके अरेंज तो इस तरह से हो जाते हैं, इसके बीच में पोर्स आ जाते हैं जो कि हमने पोर्स भी मेंशन किए। जब ये इतने बड़े बड़े पोर्स, लार्ज पोर्स जब ये बीच में छोड़ देते हैं, तो ये रीजन होता है कि हमारी जो सेल वॉल होती है वो फुली परमिएबल होती है। ठीक है, हम ये बात भी मेंशन यहाँ करेंगे कि फाइबर्स आर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस मैनर, क्रिस क्रॉस मैनर विद इन द सेल। ठीक है, इससे क्या हो रहा है हमारे पास, लार्ज पोर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं इसी वजह से, सो लीविंग बिहाइंड large pores which account for the complete permeability, मतलब कि सब पास कर सकता है इसके थ्रू। ठीक है, complete, completely permeable nature of cell wall। ठीक है, ये completely permeable है, इसमें से हर चीज पास कर सकती है, पानी है, मॉलिक्यूल्स हैं, एवरीथिंग। ये हमारे पास बिल्कुल भी कोई मूवमेंट इन एंड आउट कंट्रोल नहीं कर रहा किसी भी सब्सटेंस की, जैसे कि हमने ओ लेवल्स में भी देखा, IGCSE में भी देखा है। ये सेल वॉल हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं करती, हमारे पास उसके लिए एक पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो सेल वॉल के बाद होती है। ठीक है, हमने वो अभी इवन दो यहाँ ड्रॉ नहीं करी है, हमने सिर्फ और सिर्फ अभी सेल वॉल को थोड़ा जूम इन करके बनाया है, एक लेयर की फॉर्म में देखा है। बट अदर देन दैट हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। जरा हम रोल ऑफ सेल वॉल पे आते हैं। अच्छा, ये एक वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो इसका रीजन कभी कभी पूछ लेता है कि क्या रीजन है कि आपकी एक फुली परमेबल होती है। ठीक है, अच्छा, जरा हम रोल ऑफ सेल वॉल देखते हैं। हमारे पास रोल ऑफ सेल वॉल क्या है, हमें IGCSE ओ लेवल्स इससे भी याद है, ए लेवल्स में भी एग्जैक्टली सेम है कि हमारे पास ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन हमें अब ए लेवल्स में ये बात करनी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये जो इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है जो कि इसकी शेप मेंटेन करती है, वो क्यों प्रोवाइड करता है? वो प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज फाइबर्स की वजह से करता है। हमने अभी ऊपर बात करी कि सेल्यूलोज फाइबर्स क्या करते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम ये बात यहाँ लिखेंगे कि प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू presence of सेल्यूलोज फाइबर्स। मतलब हम अभी ए लेवल्स में आके पता चल गया कि अच्छा एक्चुअल रीजन क्या होता है। हमें सिर्फ ओ लेवल्स तक, ओ लेवल्स और IGCSE तक सिर्फ रीजन पता था कि इसका काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। बट अब हमें पता चल गया क्या ऐसे प्रॉपर फैक्टर इसके अंदर मौजूद है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो वो है हमारे पास सेल्यूलोज फाइबर्स। अब सेल वॉल का काम ये भी होता है कि अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब वो प्रोटोप्लाज्म जिसके अंदर मतलब हमारे सारे ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इवन दो अब आप बोलोगे सर आपने अभी ऊपर बोला है इसके अंदर तो पोर्स मौजूद है, उसमें से तो पानी पास कर सकते हैं, मिनरल्स पास कर सकते हैं, प्रोटीन्स पास कर सकते हैं, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कर सकते हैं? तो नहीं। इवन दो कि मेरे पास ये लार्ज पोर्स होते हैं, इवन दो कि मेरे पास ये लार्ज पोर्स होते हैं, बट ये इतने बड़े नहीं होते कि ये मेरे पास मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने दे। मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर सकता इसके अंदर। ठीक है, इवन दो दे आर लार्ज, बट इतने नहीं कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सके। तो हम इस वजह से यही बात बोलेंगे कि प्रोटेक्ट्स प्रोटोप्लाज्म, प्रोटेक्ट्स प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम इन्वेडिंग, जो मतलब एंटर करना चाह रहे होते हैं, इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
फिर अब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है प्रोटोप्लाज्म को, और दूसरी बात ये कि शेप मेंटेन करता है उसकी, मेंटेन्स शेप, मेंटेन्स शेप। और हमारे पास सेल वॉल के अंदर क्या मौजूद होता है? एक वैक्यूल मौजूद होता है। तो हम इस वजह से ही कहते हैं कि ये एज अ रिजर्वॉयर ऑफ फूड भी एक्ट करता है। तो सेल वॉल ऑल्सो सर्व्स एज अ reservoir ऑफ फूड, क्योंकि इसके अंदर सेल सैप मौजूद है, इसके अंदर वैक्यूल मौजूद है जिसको क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे ये रिजर्वॉयर एक्ट कर रहा है फूड के लिए, क्योंकि फूड तो अंदर मौजूद है। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट तो काफी सिंपल था सेल्यूलोज सेल वॉल का। एक कॉन्सेप्ट और है जो हमें अभी देखना है। वो है कि अभी हमने जैसे बात करी कि अगर ये हमारा रिजर्वॉयर ऑफ फूड है जो ये हमारे अंदर वैक्यूल को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वैक्यूल का क्या काम है, वैक्यूल क्या करता है? जरा हम वैक्यूल के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। हम्म। वैक्यूल और टोनोप्लास्ट में हमें बात करनी है। प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। हमने देखा हुआ भी है, अगर मैं प्लांट सेल जल्दी से यहाँ ड्रॉ करूँ, हमने देखा है कि उसके अंदर अगर ये लेट से मैंने सेल मेम्ब्रेन को बड़ा करके, इसको हमने सेल वॉल को बड़ा करके नहीं बनाया है, ये मेरे पास जो है वो सेल वॉल है, ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है। तो मेरे पास अंदर क्या मौजूद होगा, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास मेरा वैक्यूल मौजूद है। ठीक है। तो हमें ये दिखता है कि प्लांट सेल्स के पास जनरली एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेंटर के अंदर मौजूद होता है। बट अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूं तो उनके पास छोटे और टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं, बट कोई बड़ा परमानेंट वैक्यूल नहीं होता। ठीक है, ये बात समझने की है। अब स्टूडेंट्स डायरेक्टली ये लिख देते हैं कि उसके अंदर कोई वैक्यूल नहीं होता, तो ये भी गलत है। आपको ये बात मेंशन करनी है कि उसके अंदर एनिमल सेल्स में पोसेस क्या, स्मॉल एंड टेम्पररी वैक्यूल्स, लेकिन उनमें लार्ज या परमानेंट वैक्यूल नहीं होगा। ठीक है। प्लांट सेल्स में हमेशा एक सेंट्रल बड़ा सा वैक्यूल आपको दिखेगा, तो हम ये बात यहाँ लिख लेते हैं कि, या बल्कि अभी अभी नहीं लगता, अभी हम ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। फिर अब जो कंटेंट होगा इस वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल तो ये रीजन है, आप समझ लो एक बलून है। ठीक है। अब बलून जो है वो स्टोर कर रहा है हर चीज जो उसके अंदर है, बट बलून के अंदर जो सामान है, मैं उसको तो बलून नहीं बोलूंगा ना कि वो बलून है। उस इंस्टेड उसमें क्या होगा, उसका जो सामान है हम उसको एक टर्म का नाम दे देंगे कोई। तो इस केस में अगर मेरा बाहर मेरा बलून, मेरा ये वाला पार्ट, ये मेरा वैक्यूल है, तो मेरा अंदर वाला जो सामान होगा जो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम सेल सैप कहेंगे। ठीक है। अब जैसे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, हमारे पास इस वैक्यूल की भी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो कि इसकी लेयर पे एग्जिस्ट कर रही होती है। सही है। जो कि कंट्रोल करती है कि सेल सैप के अंदर क्या एंटर और एग्जिट करेगा। इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, ये जो मैंने रेड से बनाई एक वैक्यूल की मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, हमारी टोनोप्लास्ट। सही है। हमारे पास एक वैक्यूल है। सिंपल एग्जांपल एक बलून की, हमारे पास एक बलून है। बलून के अंदर के कंटेंट को अगर मैं इसमें पानी डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, मैं ये नहीं बोलूंगा ये भी बलून है। ऑब्वियसली वो अंदर पानी है। या उसके अंदर अगर मैं कुछ भी, मैं उसके अंदर सैंड डाल दूं या कुछ भी डाल दूं, वो डिफरेंट चीज़ है, मैं वो बलून नहीं बोलूंगा। उसके अंदर का सामान मेरा क्या कहलाएगा, वो डिफरेंट चीज सैंड कहलाएगी, या फिर वो वाटर है तो वाटर कहलाएगा। तो सिमिलरली वैक्यूल के अंदर का सामान मेरे पास सेल सैप कहलाएगा। और वैक्यूल की जो लेयर होगी जो कंट्रोल करेगी सेल सैप में एंटर क्या करेगा और एग्जिट क्या करेगा, किसको रोकना है किसको जाने देना है, वो मेरे पास टोनोप्लास्ट कहलाएगी। और ऑब्वियसली अगर टोनोप्लास्ट ये काम कर रही है कि वो कंट्रोल कर रही है किसी चीज का आना जाना बाहर से अंदर से, तो इसका मतलब वो भी क्या है, हमारे पास सेलेक्टिवली परमिएबल है, जैसे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। इजी था ये समझना। जरा इसके बारे में हम इसका रोल लिख लेते हैं। रोल क्या है इसका? एक सेल, एक हमारे पास जो वैक्यूल है उसका रोल। तो सबसे पहली बात हमें लिखनी है कि ये स्टोर्स सेल सेप, स्टोर्स सेल सेप यानी कंटेंट इनसाइड द वैक्यूल। अब जो
सेल सैप में क्या हो सकता है? स्टोर सेल सैप विच कंटेन्स वाटर, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, मिनरल आयंस, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वेस्ट मटेरियल वगैरह वगैरह। लेकिन मेन चीज़ें हमारे पास ये हैं। दूसरा, हमारे पास जो वैक्यूल का काम है, ये हमें वैस्कुलर टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी सपोर्ट प्रोवाइड हो सके और शेप प्रोवाइड हो सके प्लांट सेल को। ठीक है, ये अपनी शेप मेंटेन करता है ताकि प्लांट सेल की भी शेप मेंटेन रहे। हम इसको बोलते हैं वैस्कुलर टर्जिडिटी प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड शेप। मतलब जब सेल टर्जिट होगा, अभी ये किस हालत में, टर्जिट हालत में है। सही है, अगर ये श्रिंक हो जाएगा तो ये टर्जिट नहीं रहा। सही है, अगर ये श्रिंक हो गया, कुछ इस तरह से बन गया अंदर से, तो ये मेरे पास टर्जिट नहीं रहा। और इसकी फिर अगर लेयर होगी, अगर मैं लेयर बनाता, ये लेयर मेरे पास कहलाती टोनोप्लास्ट, अगर मैं रेड से बनाऊं। सेल मेम्ब्रेन अपनी जगह रहती है, सेल मेम्ब्रेन मूव नहीं करती। मूव क्या करेगी, मेरी टोनोप्लास्ट और वैक्यूल मेरा श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैस्कुलर टर्जिडिटी प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड शेप। जब वो टर्जिट होगा तो हमारे पास प्लांट सेल को भी सपोर्ट और शेप प्रोवाइड होगी। शेप टू द प्लांट सेल। और लास्टली, हम ये आगे जाके डिटेल में इस पे बात भी करेंगे। प्रॉब्ली अगर अभी नहीं करेंगे तो हम A2 में इंशाल्लाह वो करेंगे। हमें ये बात समझनी है कि जब ये टर्जिट होगा, ये अपनी टर्जिडिटी कंट्रोल करेगा, तो ये क्लोरोप्लास्ट को पुश करेगा। इसके अंदर अब क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेट्स से यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसको पुश करेगा कहाँ, एजेस के ऊपर। एजेस के ऊपर क्यों? लेट्स से आपका सन इस तरफ है, मैं सन को रेड से बना रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से आपका सन इस तरफ है। ठीक है, ये आपका सन है। क्लोरोप्लास्ट को चाहिए सन से हीट, लेकिन लेट्स से आपका क्लोरोप्लास्ट इस तरफ है। अब इसको तो हीट ही नहीं आ रही, क्या करे? तो ये अपनी वैस्कुलर टर्जिडिटी की वजह से पुश करेगा क्लोरोप्लास्ट को टू द एज। या लेट से अगर वो एज पे नहीं है, वो मिड में कहीं है, इसको बनाते हैं, लेट से वो कहीं इधर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मिड में नहीं है, मिड में है, और उसको पीक जगह यानी कि इस जगह पे लाना है, तो इसको अपनी टर्जिडिटी की वजह से क्या करेगा, पुश करेगा किस तरफ, इस कॉर्नर की तरफ। मतलब ये क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट भी करवाएगा अपनी टर्जिडिटी के थ्रू, इसको पुश करेगा कि एक एच की तरफ आए जहां पे वो मैक्सिमाइज कर सके अपनी लाइट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सन। हम ये भी एक लास्ट पॉइंट लिख के ये वाली वीडियो एंड करते हैं कि वैस्कुलर टर्जिडिटी, ये सब किसके काम है, हमारे पास किसके रोल्स हैं, वैक्यूल के। टर्जिडिटी पुशेस क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट टूवर्ड्स द एज ऑफ द सेल टू मैक्सिमाइज लाइट एब्जॉर्प्शन। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इजी है, इसमें कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। हमारे पास तीन फंक्शन है, सेल सैप इसको स्टोर करेगा, वैक्यूल अपनी टर्जिडिटी से शेप और सपोर्ट मेंटेन करेगा, और क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट को एच की तरफ मूव करेगा। हमने दो कंपोनेंट्स कवर कर लिए हैं अभी तक अपने प्लांट सेल रिलेटेड। एक हमारी चीज़ रह गई है, वो है प्लाज्मोडेस्माटा, और उसके बाद हम ज़रा एक साइजेस के ऊपर पोटेंशियल जो रिव्यू है वो कर लेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने बैक्टीरियल सेल की तरफ।